अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 11 ही है, वो चल रहा है लास्ट वीक से, ठीक है। और हम उसके 4 पार्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं। आज का पार्ट जो है वो थोड़ा सा रिवीजन है लास्ट क्लासेस का, जो आपने मैट्रिक में फ़िज़िक्स पढ़ी थी और फर्स्ट ईयर में फ़िज़िक्स पढ़ी थी। फर्स्ट ईयर में तो खैर नहीं थे ये डेफिनेशन वगैरह इसकी, लेकिन मैट्रिक में थी और क्लास 8 में जो बच्चे पढ़ते हैं वहाँ भी डेफिनेशन थी छोटी छोटी है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं इसका रिव्यू करवा दूँ आपको एक बार, ताकि अच्छे से जो आगे के टॉपिक्स हैं वो समझ में आ जाएँ। तो बेसिकली आज पार्ट 5 जो है वो बहुत छोटा सा, कोई ज़्यादा बड़ा पार्ट 5 नहीं है। और शुरू में तो हम डेफिनेशंस का तस्करा करेंगे, छोटी छोटी डेफिनेशन रिव्यू करेंगे, और उसके बाद जो है एक बड़ा जो है वो इसका थर्मोडायनामिक्स पार्ट जो वो शुरू हो जाएगा इस चैप्टर का, ठीक है। चलें देखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं कि हमारा आज का टॉपिक, पहला टॉपिक क्या है। आपकी स्क्रीन पर हेडिंग लिखी हुई आ रही होगी सम बेसिक डेफिनेशंस, ठीक है। तकरीबन कोई 4-5 डेफिनेशंस हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन हमारे पास है वो कौन सी है, आपके पास हीट कैपेसिटी लिखा हुआ आ रहा होगा आपके पास, क्या कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। यानी कि आपके पास कोई भी सब्सटेंस मौजूद है, कोई भी बॉडी है जिसका आप टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन जो है वो रेज करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आपको उसको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कोई भी चीज़ जो है कि जिसका आप टेम्परेचर गेन करवाना चाहें, टेम्परेचर बढ़ाना चाहें, तो आप उसको लाजमी तौर पर हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, वो अमाउंट ऑफ हीट जो आपने उस बॉडी का टेम्परेचर कितना 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए दिया, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। तो आसान लफ्ज़ों में आप क्या कहेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। आई होप सो के समझ में आ गई होगी बात। कोई भी पूछ ले बेटा व्हाट इज हीट कैपेसिटी, आपने उसको 2 लफ्ज़ों में जवाब दे देना है कि सर वो अमाउंट ऑफ हीट जो हम किसी बॉडी का 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए उसको प्रोवाइड करें और उसका टेम्परेचर इतना बढ़ जाए, कितना 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन बढ़ जाए, तो वो जो अमाउंट ऑफ हीट हमने दिया उस बॉडी के, उस सब्सटेंस का, वो अमाउंट ऑफ हीट बेसिकली हीट कैपेसिटी कहलाता है, राइट। अच्छा, तो हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन कौन सी है, वो है लेटेंट हीट, ठीक है। लेटेंट हीट क्या कहती है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम एच। डेल्टा क्यू क्या शो कर रहा है, अमाउंट ऑफ हीट शो कर रहा है। एच बेसिकली क्या है, आपके पास लेटेंट हीट की वैल्यू है। हर सब्सटेंस की लेटेंट हीट की वैल्यू अलग अलग होती है, यानी कि जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है बेसिकली वो कहलाते हैं। वो कौन सी रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल कोई सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है, 1 किलोग्राम यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, यानी कि 1 किलोग्राम जो वो सॉलिड सब्सटेंस है, हम चाहते हैं कि उसको चेंज कर दें, उसकी इस सॉलिड स्टेट को चेंज कर दें लिक्विड में या गैस में, ठीक है। अब 2 सूरतें हैं, या तो वो लिक्विड में चेंज होगा या फिर वो वेपराइज हो जाएगा, यानी कि वो गैस बन जाएगा, ठीक है। तो वो अमाउंट ऑफ हीट जो किसी भी 1 किलोग्राम सब्सटेंस को आप दें और उसका जो स्टेट है, उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो जाए, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट, ठीक है। डेल्टा क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड जो कर रहे हो, ठीक है। और ये क्या है, एच वो अमाउंट जिस पे जिसने उसको रिक्वायर है, बेसिकली क्या रिक्वायर है कि अपनी स्टेट को चेंज कर ले। ये एच जो है वो हर मटेरियल का अलग अलग होता है, ठीक है। एम क्या होगा, यहाँ पर 1 किलोग्राम को हमने क्या लिया है, एक स्टैंडर्ड लिया है, जितना मास होगा वो हम उस एम की जगह पर पुट करवा देंगे। तो इन शॉर्ट फॉर्मूला क्या बन गया लेटेंट हीट का, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम एच। कोई आपसे पूछे बेटा लेटेंट हीट क्या होती है, तो आपने क्या कहना है, सर वो अमाउंट ऑफ हीट जो किसी भी सब्सटेंस का क्या कर दे, स्टेट चेंज कर दे, ऐसे अमाउंट ऑफ हीट क्या कहलाता है, लेटेंट हीट कहलाता है। अब 2 सूरतें, या तो वो बन जाए फ्यूज हो जाए, मेल्ट हो जाए, ठीक है, यानी कि लिक्विड बन जाए, या फिर वो वेपर्स बन जाए, यानी वेपराइजेशन हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब लेटेंट हीट जो वो 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी, एक होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सही है। पहले इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं, क्या कह रहे हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द यूनिट मास ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब यहाँ पर स्टेट चेंज कर रहे थे सॉलिड की, ठीक है, अब सॉलिड को मेल्ट कर दिया, ठीक है, यानी कि लिक्विड में ट्रांसफर कर दिया। वो अमाउंट ऑफ हीट जो किसी भी सॉलिड से, जो स्टेट ऑफ सॉलिड जो है वो चेंज हो जाए स्टेट ऑफ लिक्विड के अंदर, जो अमाउंट ऑफ हीट हमें रिक्वायर हुआ स्टेट ऑफ सॉलिड से स्टेट ऑफ लिक्विड बनाने में, वो अमाउंट ऑफ हीट क्या कहलाता है, लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है। फॉर्मूला सेम वही है, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम एच एफ। एच एफ जो है कि हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो हर सब्सटेंस की अलग अलग होती है, और डेल्टा क्यू वो है जो अमाउंट ऑफ हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं उस बॉडी को, बेसिकली वो अमाउंट ऑफ हीट क्या कहलाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है, ठीक है। अगर हम उस सब्सटेंस के वेपर्स बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो लेटेंट हीट क्या कहलाएगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाएगी, राइट। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, यही डेफिनेशन होगी सेम, बस थोड़ा सा फर्क होगा। क्या लिखा हुआ है, द
अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपोराइज द यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड। यहाँ से तुम सॉलिड से लिक्विड में आए या तुम लिक्विड से गैस में आ रहे हो, ठीक है, यानी कि वो अमाउंट ऑफ हीट जो किसी भी लिक्विड को वेपर्स बना दे। जाहिर है कि जब तुम उसको क्या करोगे, हीट प्रोवाइड करोगे, टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा तो वो लिक्विड से कहाँ चला जाएगा, वो कोई भी मटेरियल गैस में या वेपर्स में चला जाएगा। तो जिस अमाउंट ऑफ हीट ने किसी भी लिक्विड को वेपर्स बना दिया वो अमाउंट ऑफ हीट क्या कहलाता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाता है। फॉर्मूला सेम वही है, यहाँ फॉर्मूला था डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम एच एफ, यहाँ फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम एच वी। एच बी मतलब क्या है, हीट ऑफ वेपराइजेशन। हर लिक्विड की हीट ऑफ वेपराइजेशन अलग अलग होती है उसकी नेचर के अकॉर्डिंगली। और डेल्टा क्यू क्या है, वो अमाउंट जो आप प्रोवाइड कर रहे हो किसी भी लिक्विड को वेपराइज करने के लिए। आई होप सो के चारों डेफिनेशन बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं अपनी फिफ्थ डेफिनेशन के ऊपर। जो हमारी फिफ्थ डेफिनेशन है बेसिकली वो क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बहुत सुनते हैं आप ये बात, ठीक है। अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बारे में बहुत सुनते हैं। क्या डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखें हीट कैपेसिटी क्या थी, वहाँ पर आपको मास का तस्करा कहीं भी नहीं किया था। यहाँ पर कहना है कि अगर आपको मास जो है उस सब्सटेंस का नोन हो तो उस सब्सटेंस को जो है उसकी हीट बढ़ाने के लिए उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको जो अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ता है वो अमाउंट ऑफ क्या कहलाता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाता है। दैट्स व्हाई द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। सो द फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। मींस डेल्टा क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। एम क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस। डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। और ये सी बेसिकली क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कांस्टेंट, यानी कि हम सी से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और हर मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसी होती है, अलग अलग होती है। स्टील की अलग होगी, आयरन की अलग होगी, एल्युमिनियम की अलग होगी, सबकी स्पेसिफिक कैपेसिटी मटेरियल की जो क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। ये अगर न्यूमेरिकल आपको आता है कोई, उसमें सी की वैल्यू जो वो लिखी होती है, पानी की अलग होती है, सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। अच्छा, तो आसान लफ्जों में आपको ये बात याद रहे कि अगर आप किसी भी 1 किलोग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाना चाहते हैं तो उसको जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करेंगे दैट अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डेफिनेशन हमारे पास कौन सी है, मोलर स्पेसिफिक हीट। नाम से ही जाहिर हो रही है, यहाँ हमारे पास था यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस, और यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली आपके पास एक गैस का मोल होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं डेफिनेशन क्या कह रही है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ a gas through 1 degree centigrade or 1 Kelvin is called molar specific heat capacity. डेल्टा Q equals to, यहाँ था mc डेल्टा T, यहाँ क्या आ जाएगा nc डेल्टा T, यानी कि वो अमाउंट ऑफ हीट जो तुम किसी भी गैस के 1 मोल का टेम्परेचर कितना 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए उसको प्रोवाइड करोगे, वो अमाउंट ऑफ हीट क्या कहलाएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगा, ठीक है। डेल्टा Q इक्वल्स टू nc डेल्टा T है। n बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, डेल्टा की क्या, Q का है अमाउंट ऑफ हीट जो तुम प्रोवाइड कर रहे हो, डेल्टा T क्या है, जो टेम्परेचर चेंज उस गैस के अंदर आ रहा है, दैट टेम्परेचर चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा T एंड C इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब बच्चों का सवाल ये होता है, सर हमें कैसे पता चलेगा ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। कोई भी सब्सटेंस दिया हुआ होगा, ठीक है, सॉलिड या लिक्विड, ठीक है, तो उसकी जो होगी वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। लेकिन अगर गैस की बात करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हम उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहेंगे, और क्या कहेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहेंगे, ठीक है। फिर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की एक टाइप होती है जिसको हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। क्या मकसद हुआ इस बात का, मकसद इस बात का ये हुआ कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अच्छा, यहाँ मतलब क्या है कहने का कि आप किसी भी गैस को जो है हीट प्रोवाइड कर रहे हो उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ठीक है, लेकिन ख्याल रहे कि प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, उस गैस सिलेंडर का प्रेशर चेंज नहीं हो रहा। आप क्या कर रहे हो, मुसलसल उसको हीट प्रोवाइड किए जा रहे हो, टेम्परेचर बढ़े जा रहा है, ठीक है। जिस हिसाब से हीट प्रोवाइड करते रहोगे उस हिसाब से टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड क्या है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन बढ़ाना है
किसी भी गैस के मोल का टेम्परेचर जो उसको अमाउंट ऑफ हीट दोगे कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, शर्त यह है कि उस गैस के सिलेंडर का प्रेशर चेंज ना हो रहा हो, वो कांस्टेंट रहे, ठीक है। यानी कि पिस्टन के ऊपर जो लोड्स रखे हुए हों वो आपके पास इनिशियली भी और फाइनली भी कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो जो अमाउंट ऑफ हीट क्या कहलाएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कहलाएगा, ठीक है। डेल्टा क्यूपी से रिप्रेजेंटेशन होती है। क्यूपी मतलब क्या, अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोवाइड कर रहे हो, पी जो लिखा हुआ है बेस में इसका मतलब है कि कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं, एन नंबर ऑफ मोल्स हैं, सीपी मतलब क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट तो है आपके पास सी, लेकिन एट कांस्टेंट प्रेशर है। डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। फिर इसी तरीके से एक चीज होती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे सिलसिला क्या होगा कि आप हीट तो प्रोवाइड कर रहे होंगे, टेम्परेचर भी बढ़ रहा होगा, ठीक है, लेकिन आपके पास वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम क्या नहीं करेगा, वॉल्यूम वेरी नहीं करेगा। तो ऐसी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो क्या कहलाती है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहलाती है, ठीक है। अच्छा, डेल्टा क्यूपी जो है वो रिप्रेजेंटेशन किसकी है, मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर की है, लेकिन डेल्टा क्यू वी जो है वो बेसिकली क्या है, मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, ठीक है। एन वही नंबर ऑफ मोल्स है, सी वी क्या है, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, राइट। अच्छा, एक और मजे की बात ये कि आपके पास क्या वॉल्यूम चेंज हो रहा है, सवाल ये पैदा होता है सर ये कैसे मुमकिन है कि हम एक बॉडी को, एक गैस को हीट प्रोवाइड करें और उसका जो है वो वॉल्यूम चेंज ना हो, ठीक है। तो इसको इन डिटेल अभी हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर, तो फिर और अच्छे समझ में आ जाएगा कि ये कैसे मुमकिन है कि एक बॉडी को, एक गैस को हम हीट प्रोवाइड करें उसका वॉल्यूम चेंज ना हो रहा हो, हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो यहाँ मैं फिलहाल छोड़ता हूँ, इस चीज़ को स्किप करता हूँ, लेकिन ये टॉपिक समझाना मेरे पर ड्यू है तो मैं समझाऊंगा आपको ये पूरा टॉपिक कहाँ पर, अभी जब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो अभी फिलहाल इतना याद रखिए कि आप जब भी किसी गैस को हीट प्रोवाइड करें, ठीक है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाए, उसके मोल्स का टेम्परेचर कितना बढ़ जाए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 केल्विन, लेकिन ख्याल रहे कि उस गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, वॉल्यूम जो है वो चेंज ना हो। तो ऐसी अमाउंट ऑफ हीट जो आपने प्रोवाइड की क्या कहलाती है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहलाती है, राइट। अच्छा जनाब, तो आप चलते हैं आगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड के बाद, देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। लिखा हुआ है कि वाई सी पी इज़ ग्रेटर देन सी वी, यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो है वो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम से बड़ी क्यों होती है, ठीक है। तो आइए इसका जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द गैस चेंजेस इट्स इंटरनल एनर्जी एंड डज वर्क ऑल्सो, ठीक है। मकसद क्या हुआ कहने का कि जब आप किसी भी बॉडी को कांस्टेंट प्रेशर, किसी भी गैस को कांस्टेंट प्रेशर पर अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करते हो तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज होती है और वो गैस वर्क भी करती है। ये क्या मतलब, वो वर्क करती है। मकसद कहने का कुछ यूं हुआ कि जनाब आपके पास अगर सिलेंडर है, फॉर एग्जांपल अपनी स्क्रीन पे आप देखिएगा, आपको मैं बना के दिखा रहा हूं कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक गैस सिलेंडर है, ठीक है। इस पे आपने क्या रखा हुआ है, ये रखा हुआ है पिस्टन, राइट, ये पिस्टन है। अब जब तुम क्या करोगे, गैस प्रोवाइड करोगे, किसी गैस अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करोगे किसी भी गैस सिलेंडर को, तो होगा बेसिकली क्या कि आपके पास ये हो जाएगा सिलसिला कुछ इस तरीके से कि वो पिस्टन ऊपर जाएगा। क्यों ऊपर जाएगा, कि जाहिर है कि उसको अब अमाउंट ऑफ हीट भी मिल गई है और पहले उसके पास काइनेटिक एनर्जी मौजूद थी। तो अब क्या हो जाएगा आपके पास, अब ये हो जाएगा कि ये पिस्टन ऊपर चला जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो पहले वॉल्यूम नीचे था, अब वॉल्यूम कहाँ आ गया, इधर आ गया, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम बढ़ गया। इतना चेंज आया है, कितना चेंज आया, इतना चेंज आया आपके पास, ये जो चीज़ है ना ये चेंज आया आपके पास, वॉल्यूम बढ़ गया, यानी कि पिस्टन ने वर्क डन किया। वॉल्यूम बढ़ना समझता होता है पिस्टन का वर्क डन करना, ठीक है। तो एक बात तो आई समझ में आ गई होगी, ये वाली कौन सी वाली, कि डज वर्क ऑल्सो, ये जो बात लिखी हुई है ना, ये डज वर्क ऑल्सो, ये समझ में आ गई होगी आपके। ये मकसद क्या है कि वॉल्यूम जब बढ़ता है तो पिस्टन वर्क डन करता है। पिस्टन वर्क डन कैसे करता है, अगर फॉर एग्जांपल ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स जाके इस पे लगाएंगे प्रेशर, फोर्स लगाएंगे और ये क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट कर लेगा, ये डिस्प्लेसमेंट करेगा, ठीक है। ये फोर्स लग रही है, ये डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। जब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन होता है। तो इसका मतलब क्या, पिस्टन क्या कर रहा है, वर्क डन कर रहा है, ठीक है। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी से मुराद क्या है, जो यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स पहले से मौजूद हैं, ठीक है, उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी है, उनकी उन तमाम मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है। तो जो आपके पास सिस्टम के अंदर, ठीक है, आपके पास जो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी होती है वो क्या कहलाती है, इंटरनल एनर्जी कहलाती है, ठीक है। तो जो अमाउंट ऑफ हीट आप प्रोवाइड करोगे कांस्टेंट प्रेशर पर, वो इंटरनल एनर्जी भी चेंज करेगा और गैस के मोल्स का वर्क भी करवाएगा। गैस के मोल्स का वर्क कहने का मुराद ये है कि पिस्टन का वर्क करवाएगा, दोनों काम होंगे, वर्क भी होगा और इंटरनल एनर्जी में चेंज भी आएगा। कब, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। बट एट कांस्टेंट वॉल्यूम द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द गैस
गैस चेंजेस इट्स इंटरनल एनर्जी ओनली। जो आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या कर रहे हो, अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हो किसी भी गैस को, तो उसकी सिर्फ इंटरनल एनर्जी यानी कि मॉलिक्यूल्स की जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ चेंज हो रही है, वर्क डन नहीं हो रहा। ठीक है, यानी कि वहाँ दो काम हो रहे थे, वर्क डन हो रहा था और इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही थी। इसमें जो है कांस्टेंट वॉल्यूम वाले चक्कर में सिर्फ आपके पास इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है, वर्क डन नहीं हो रहा। इस वजह से क्या होती है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर जो है वो बड़ी होती है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम से। तो ये बात याद रहेगा। अगर आपसे कोई भी पूछे बेटा वाई सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, तो व्हाट विल यू से, आप कहेंगे सर सीपी पे जो है ना, जब भी आप सीपी प्रोवाइड करते हैं यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोवाइड करते हैं, तो गैस के सिलेंडर के अंदर दो चेंजेस आती हैं, इंटरनल एनर्जी भी चेंज होती है और गैस जो है वो वर्क डन भी करती है। ठीक है, पिस्टन वर्क डन करता है। लेकिन जब आप मोलर स्पेसिफिक हीट प्रोवाइड करो किसी भी गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम बढ़ने नहीं दे रहे, तो सिर्फ इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है, यानी कि वो वर्क डन नहीं कर रहा। दैट्स वाई सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। आई होप सो के रीजन समझ में आ गया होगा। 4 नंबर का रीजन अक्सर पूछ लेते हैं ये पेपर में, और एक और आप डेरिवेशन करेंगे आप नेक्स्ट पार्ट के अंदर, सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर। तो वहाँ पे जब ये डेरिवेशन देते हैं ना पेपर के अंदर सेक्शन सी के अंदर, तो वहाँ शुरू में पूछते हैं बेटा वाई सी पी इक्वल ग्रेटर देन सी वी। ठीक है ना, तो ये आपको याद होना चाहिए। आसान सी बात है, कोई इतनी मुश्किल बात तो है नहीं कि याद ना हो। राइट, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मोडायनामिक्स। अब आपके पास हीट खत्म हो गया, थर्मोडायनामिक्स की बात कर रहे हैं। थर्मोडायनामिक्स एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें क्या होता है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। अभी मैंने पीछे पिस्टन बनाया था, ठीक है ना। कहते हैं कि ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें बेसिकली क्या पढ़े हम, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। हीट एनर्जी क्या है, जो आपके पास किसी भी हॉट बॉडी से मिलेगी। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है कि किसी भी बॉडी के अंदर वो एनर्जी आ जाए जिससे वो मोशन कर सके, मूवमेंट कर सके। तो ऐसी एनर्जी जो किसी भी बॉडी को उसकी क्या कहते हैं, मूवमेंट करवा सके, वो एनर्जी कहलाती है मैकेनिकल एनर्जी। क्या मतलब हुआ इस बात का, मतलब कुछ ये हुआ इस बात का बेटा कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये आ गया पिस्टन है, ये क्या आ गया, पिस्टन आ गया। ठीक है, अब जो है इस सिलेंडर आ गया, ठीक है, ये लगा हुआ है पिस्टन इसके ऊपर। अब आप क्या कर रहे हो कि इसको नीचे से प्रोवाइड कर रहे हो हीट किसी भी हॉट बॉडी से। ये जो मैं रेड पेन से बना रहा हूँ ना, बेसिकली आप क्या कर रहे हो, इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो। मैं बना देता हूँ थोड़ा सा आप लोगों के लिए। ये आप बेसिकली क्या कर रहे हो, इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, जब हीट प्रोवाइड कर रहे हो यानी कि हीट एनर्जी दे रहे हो। कौन सी एनर्जी दे रहे हो, इसको हीट एनर्जी दे रहे हो। हीट एनर्जी की वजह से HE मतलब क्या है, बेसिकली ये हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी दे रहे हो। ठीक है, तो हीट एनर्जी से मुराद क्या है कि ये स्टोव है या कोई भी हॉट बॉडी है, इसको यहाँ पे क्या आ रही है, यहाँ पे हीट एनर्जी आ रही है। ठीक है, यहाँ पे हीट एनर्जी आ गई, ये हीट एनर्जी सारी आ गई। अब क्या होगा कि गैस के मोल्स जाके टकराएंगे किसके ऊपर, पिस्टन के ऊपर टकराएंगे। ठीक है, जब पिस्टन के ऊपर टकराएंगे तो पिस्टन क्या करेगा, ये टकराएंगे जाके पिस्टन के ऊपर। तो जाहिर है पिस्टन क्या करेगा बेटा, पिस्टन आपका मूव करना शुरू हो जाएगा। ये पिस्टन जो है यहाँ आ जाएगा मूव करके, जब जाके लगेगा ना इस पे फोर्स लगेगी, किसकी, मॉलिक्यूल्स की फोर्स लगेगी। ठीक है, तो ये पिस्टन जो है यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा पिस्टन, यानी कि पिस्टन के अंदर मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगी। तो ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसके अंदर हम ये पढ़ें कि हीट एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है किसी भी पिस्टन को मूव करवाने के लिए, उसमें मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र, कैसे मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र हो जाती है हीट एनर्जी। ठीक है, तो ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स क्या कहलाती है, हमारे पास थर्मोडायनामिक्स कहलाती है। अच्छा, अगर नाम पे गौर करें इसके, तो थर्म मतलब आप जानते हैं क्या होता है, हीट होता है। डायनामिक्स पढ़कर आए थे आप क्या, मैट्रिक में, काइनेमेटिक्स के में जब पढ़ा था चैप्टर आपने, तो वहाँ पे पढ़ा था मैकेनिक्स और डायनामिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, मैकेनिक्स, ये सारी बातें पढ़कर आए थे। ठीक है, तो डायनामिक्स मतलब क्या होता है, ऐसी आपके पास मूवमेंट जो विद फोर्स हो। ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम क्या पढ़ें, मोशन ऑफ बॉडीज के बारे में पढ़ें जो विद फोर्स हो। तो यहाँ विद फोर्स ही मोशन हो रहा है, कौन सी फोर्स लग रहे हैं, मॉलिक्यूल्स की फोर्स लग रही है। किसकी वजह से लग रही है, हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो मॉलिक्यूल्स का, मोल्स को, जो फोर्स लगा रहे हैं पिस्टन के ऊपर, और पिस्टन मूव करने के काबिल हुआ किसकी वजह से, मैकेनिकल एनर्जी की वजह से। तो ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम क्या पढ़ें, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी पढ़ें, ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स क्या कहलाती है, थर्मोडायनामिक्स कहलाती है। ठीक है, अब पहला लॉ क्या है, दो लॉज हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो क्या कहता है, वो कहता है इट स्टेट्स दैट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इन एनी प्रोसेस इज इक्वल टू टोटल हीट फ्लो इनटू द सिस्टम माइनस द टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम। अब देखना जरा गौर समझना इस बात को, इन मॉलिक्यूल्स की कोई ना कोई एनर्जी होगी जिससे ये मूव कर रहे थे अंदर ही अंदर। ठीक है, जब भी ये किसी इंटरनल एनर्जी के अंदर, प्रोसेस मतलब ये पूरा सिस्टम के अंदर, ठीक है ना, किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में जो आएगा चेंज आएगा, बराबर किसके होगा, टोटल हीट फ्लो, जो तुमने हीट एनर्जी प्रोवाइड की है। ठीक है, उसमें से जितना वर्क डन किया है इस
पिस्टन ने वो माइनस कर दो तो तुम क्या निकाल लोगे, इंटरनल एनर्जी निकाल लोगे। रिपीटिंग माई पॉइंट्स, क्या कि आप क्या चाहते हैं कि इसके अंदर इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालना चाहते हैं। वो इंटरनल एनर्जी का चेंज बराबर किसके होगा, जितनी तुमने हीट प्रोवाइड की और जितना इस पिस्टन ने वर्क डन किया, उन दोनों का आपस में माइनस कर दो, यू विल गेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। यही स्टेटमेंट भी है पहली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। तो इंशाल्लाह याद रहेगी, दो बातें याद रखिएगा, सिर्फ दो बातें क्या याद रखिएगा, वो बातें ये कि आपके पास क्या, जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो उसमें से वर्क डन माइनस कर दो, आपके पास क्या आ जाएगी, इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। कौन कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है, राइट। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन क्या है आपके पास इसके अलावा एक और, वो ये है कि द टोटल हीट फ्लो इनटू द सिस्टम इन एनी प्रोसेस इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द सिस्टम प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब क्या चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल ये चाहते हो कि अमाउंट ऑफ हीट जो तुम प्रोवाइड कर रहे हो वो कितनी है, ठीक है। तो जो भी तुमने अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड की है किसी सिस्टम को, वो अमाउंट ऑफ हीट बराबर किसकी होती है, जितना ये पिस्टन वर्क डन करे और जितना चेंज इन इंटरनल एनर्जी आए किसी भी सिस्टम का, उन दोनों को कैलकुलेट करके ऐड कर दो, जो तुम्हारे पास आंसर आएगा वो बेसिकली हीट एनर्जी होगी जो तुमने प्रोवाइड की हुई होगी, किसको, उस सिस्टम को। तो इन शॉर्ट क्या बन गया आपके पास, क्या बन गई स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की एक और, द टोटल हीट फ्लो इनटू द सिस्टम इन एनी प्रोसेस इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द सिस्टम प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। आई होप सो कि दोनों स्टेटमेंट समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब चलते हैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म के ऊपर। मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो क्या कहती है, मैथमेटिकली जो हमने बात की थी अमाउंट ऑफ हीट फ्लो इनटू द सिस्टम, जो हम अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम को दे रहे थे वो डेल्टा क्यू था, और जो पिस्टन वर्क डन कर रहा था बेसिकली वो डेल्टा डब्ल्यू था, ठीक है। इसके अलावा जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है सिस्टम की उसको हम डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बाय लॉ हमारे पास तीन फॉर्मूले बनेंगे, वो तीन फॉर्मूले क्या हैं। पहला फॉर्मूला है, क्या कहा था, पहला फॉर्मूला क्या कहता था कि जो तुमने हीट एनर्जी तुमने प्रोवाइड की सिस्टम को उसमें से वर्क डन माइनस कर दो, यू विल गेट द इंटरनल एनर्जी। तो हमने इसको मैथमेटिकली लिख दिया, डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। दूसरी वाली स्टेटमेंट क्या थी, दूसरी स्टेटमेंट थी कि सर आप अगर हीट एनर्जी फाइंड आउट करना चाहते हैं, जो आपने अमाउंट ऑफ हीट फ्लो करवाया है सिस्टम के अंदर, वो बराबर किसकी होती है, जो पिस्टन ने सिस्टम ने वर्क डन किया और जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हुआ, उन दोनों को ऐड कर दीजिए, जो आपके पास आंसर आएगा दैट विल बी द अमाउंट ऑफ हीट दैट आपने जो फ्लो करवाया सिस्टम के अंदर, ठीक है। इन्हीं दोनों इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए, इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करते हुए मैं एक और रिलेशन बना सकता हूँ। वो क्या है मेरे पास कि डेल्टा यू जो है प्लस हो रहा है डेल्टा डब्ल्यू के साथ, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू। ये भी आपके पास क्या हो गया, एक फॉर्मूला हो गया, ठीक होगी बात ये वाली यहाँ तक। अच्छा, ये तो निमट गए आपके तीनों मैथमेटिकल फॉर्म लॉस के लिहाज से, राइट। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपके पास है एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। अब देखें एप्लीकेशंस क्या कहती हैं, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बेसिकली ये चार प्रोसेस हमारे पास हैं, ठीक है। हम बारी बारी इनको पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हमने फिलहाल यहाँ पे नाम देख लेते हैं क्या क्या नाम है इनके। पहला आपके पास है आइसोबैरिक प्रोसेस, दूसरा आपके पास क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस, तीसरा आपके पास है आइसोथर्मल प्रोसेस, चौथा आपके पास है एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। आइसोबैरिक प्रोसेस याद रहे, मैं यही बता देता हूँ, फिर बाद में बताऊँगा अगले पार्ट के अंदर कि जो ये आइसोबैरिक प्रोसेस है बेसिकली, ठीक है ना। आइसोबैरिक प्रोसेस आपके पास जो है, आइसोबैरिक क्या बताता है, आइसोबैरिक कहता है कि ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें प्रेशर जो है, क्या प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होगा। प्रेशर आपके पास कैसा होगा बेटा, कांस्टेंट होगा प्रेशर, ठीक है। प्रेशर आपके पास कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ पर आइसोकोरिक में क्या होता है, आइसोकोरिक से याद रखिएगा, आइसोकोरिक के अंदर क्या होगा, वॉल्यूम जो होगा इस प्रोसेस के अंदर वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इन तीनों बातों को लाजमी याद रखिएगा, जो बता रहा हूँ भी आगे भी। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, आइसोथर्मल का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, ठीक है। टेम्परेचर कैसा रहे आपके पास, कांस्टेंट रहे। तो ये बात याद रखें, आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट। कैसे होंगे, क्या एक्सप्लेनेशन है इनकी, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। और एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है कि आपके पास ना तो प्रेशर कांस्टेंट, ना वॉल्यूम कांस्टेंट, ना टेम्परेचर कांस्टेंट, तीनों वेरिएबल होते हैं। प्रेशर भी वेरिएबल, टेम्परेचर भी वेरिएबल और वॉल्यूम भी वेरिएबल होता है, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है, एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाता है। इन डिटेल हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, तो वहाँ भी समझ में आ जाएगी बात। और अगर अभी भी कोई बात इस टॉपिक के लिहाज से, इस पार्ट के लिहाज से समझ में ना आई हो तो हमेशा की तरह आप मुझसे पूछ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, सर ये बात समझ में नहीं आई। आई होप सो कि पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। जज़ाकल्लाह खैर।